जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन को यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो भाई, तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रमुख गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर मैं कहूँ तो प्रमुख गवर्नमेंट जो पॉलिसी के संदर्भ में डॉक्यूमेंट्स जारी करती है सरकार, बहुत सारे रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं, तो उन रिपोर्ट्स को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंतर्गत जो रिसेंट में डेवलपमेंट्स हुए, जितने भी नए घटनाक्रम रहा है उसको हम लोग समझेंगे, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के संदर्भ में, ठीक है, कृषि के संदर्भ में जितना भी रिसेंट में डाटा यहाँ पर दिया गया इस मैगजीन के अंतर्गत, उस डाटा को समझने और याद करने का प्रयास करेंगे। देखो, मेरा पूरा एफर्ट इस बात पर है कि मैं न केवल आपको ये सारे टॉपिक समझा पाऊं, प्लस साथ साथ में याद भी कराता चलूं। आप लोग जितने भी टॉपिक को इससे पहले पढ़ चुके हो, उनका रेगुलर रिवीजन पैरेलली करते रहो। अगर रिवीजन छोड़ दोगे तो वो सब चीजें क्या होंगी, भूल जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इन पूरे टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न बनकर के अच्छे खासे आते हैं, तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पूरी क्लास को अंत तक जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, देखो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या रहा है यहाँ पर, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। कहोगे सर ये क्या आपने बता दिया, इतना अंग्रेजी हिंदी तो हम कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात कर रहा है, पीएलएफएस की बात कर रहा है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएलएफएस कहते हैं। यहां पर एक बात बहुत क्लियरली ध्यान रखना, ये टॉपिक न केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मेंस के आंसर राइटिंग में आप लोग इस डाटा का यूज अपने आंसर को कोड करने के लिए, अपने आंसर में फैक्ट देने के लिए आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ के आंकड़ों को याद करना पड़ेगा। देखो भाई, ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्थ सर्वे रिपोर्ट। 2023-24 की रिपोर्ट जारी किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की, रिपोर्ट जारी कौन करता है। ठीक है, तो एक मंत्रालय, उसका नाम है मॉस्पी। मॉस्पी मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, MOSPI। ठीक है, ये मंत्रालय, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इस मंत्रालय का एक संगठन है, संगठन का नाम है NSO। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए आप लोग, उसका नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या फिर कई बार आपको इसकी जगह पर NSSO भी देखने को मिलेगा। दरअसल NSSO और CSO, इन दोनों को मर्ज करके NSO का निर्माण किया गया है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में प्रश्न में आपको NSO दिया गया तब भी टिक करना है, NSSO दिया गया तब भी टिक करके आना है। ठीक है, तो अब बात क्लियर, बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो सबसे पहला फैक्ट दिया गया है, वो फैक्ट कहता है, उसको हम लोग कहते हैं LFPR। LFPR मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। ध्यान दीजिएगा आप लोग, श्रम बल भागीदारी दर। यहां पर जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम लोग आंकड़ा याद करेंगे, वो याद करेंगे कि भारत में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट का नाम है पीएलएफएस मतलब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, भारत में जो श्रम बल भागीदारी दर है, श्रम बल भागीदारी दर का मतलब क्या हुआ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो से मतलब ये होता है कि देश में इंप्लॉयड जो काम कर रहे हैं वो, या काम की तलाश करने वाले लोगों का प्रतिशत, उसको हम लोग कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। या तो वो व्यक्ति कहीं पर इंप्लॉयड हो या फिर काम की तलाश कर रहा हो, और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 50, 15 वर्ष से ज्यादा उसकी आयु होनी चाहिए, तो उसको हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, भारत में इसकी जो दर है वो 60.1 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पिछले वर्ष की तुलना में ये जो दर है वो इस बार वृद्धि को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, इस बार वृद्धि को दर्शाती है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप देखो तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया भी गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2023 के दौरान ये जो रेट था वो 57.9% था, जो कि 2024 में बढ़ करके 60.1% हो गया है। तो एग्जाम में जब प्रश्न पूछेगा ना आपसे, तो प्रश्न ऐसे देगा, पहला स्टेटमेंट देगा, पहला प्रश्न ये रहेगा कि हाल ही में जारी पीएलएफएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पहला स्टेटमेंट, भारत में एलएफपीआर जो श्रम बल प्रतिभागी दर है वो 2022-23 की तुलना में उसमें कमी देखी गई है। ध्यान रखना, कमी नहीं बल्कि वृद्धि देखा गया है। ठीक है, कितना हो गया बढ़ करके, 60.1%। तो हम लोग यहाँ पर एक रिपोर्ट का चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर जितने फैक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उन फैक्ट का एक बार यहाँ पर चार्ट बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का नाम क्या है, पीएलएफएस, जो आप लोग अपने नोटबुक में नोट करना अतिरिक्त। ठीक है, पीएलएफएस, ये रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा, मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा। इसकी एक
एक अलग से एक शाखा है, उसका नाम है NSO, ठीक है, वो जारी करती है। इसके अंतर्गत जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो भारत में हो गया 60.1%, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को दर्शाया गया है, ठीक है, वृद्धि हुई है। ये बात इस एरो से रिप्रेजेंट यहाँ पर हो जा रही है, ठीक है। 2022-23 में कितना था मत याद करो, लेकिन इस बार वृद्धि हुआ है, ये बात यहाँ पर याद कर लो, ठीक है। अब देखो भाई कह रहा है इसी रिपोर्ट में कि अगर हम पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को काउंट करें तो आप यहां पर देखो पुरुषों के लिए ये 78.8%, जबकि महिलाओं में ये 41.7% यहां पर बताई गई है, ठीक है। तो अब नोट करो भाई कि इसी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में जो आंकड़ा मेल के लिए है, मेल मतलब पुरुष, पुरुष के लिए कितना है तो 78.8%, ठीक है। ये किससे ज्यादा है तो फीमेल के आंकड़े से। नोट कर लो भाई आप लोग कि फीमेल का जो यहां पर आंकड़ा कह रहा है वो कह रहा है 41.7%। तो 2 पॉइंट यहां पर आप लोगों को और याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट क्या कि भाई जो पुरुषों का LFPR है, ऑब्वियसली ये सामान्य सी बात है, हम समझते भी इस बात को है कि भाई हमारा समाज क्या है, एक पितृसत्तात्मक समाज है, तो यहाँ पर काम करने वाले या फिर काम की तलाश करने वाले में पुरुष वर्ग का जो रेशियो रहेगा वो महिलाओं के कंपेरिजन में ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा समस्या है ना, जेंडर इनइक्वालिटी तो यहीं से आती है। तो मेल में LFPR ज्यादा है फीमेल के कंपेरिजन में, ठीक है। कितना है एक बार याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप मेंस में इस बात को कोट करके आ सकते हो, ठीक है। चलो भाई अब देखो अगर हम 2022-23 की तुलना में करें तो 2022-23 के कंपेरिजन में जो पुरुषों में LFPR है उसमें यहां पर क्या देखने को मिला है, वृद्धि देखने को मिला है। सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाओं में भी जो LFPR है उसमें यहां पर वृद्धि देखने को मिली है। तो ये दो आंकड़ा भी आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दो आंकड़ा भी आप लोगों को यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर हमने पुरुषों और महिलाओं के संदर्भ में इस टॉपिक को देख लिया। अब यहाँ पर एक टॉपिक और समझ लेते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तुलना में, ठीक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर क्या पॉइंट बताया गया है उस बात को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ नीचे, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अगर रूरल क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो LFPR है उसका जो पॉइंट दिया गया वो दे रहा है 63.7, ठीक है, 63.7। और जो अर्बन क्षेत्र का, ठीक है, जो शहरी क्षेत्र का जो LFPR है उसका दर यहां पर दे रहा है 52%। अब आप कहोगे सर ग्रामीण क्षेत्र में LFPR ज्यादा है शहरी क्षेत्र की तुलना में, इसके पीछे कारण क्या है। कारण को इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया गया कि संभवतः कोविड के बाद क्या हुआ कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ लोगों का प्रवशन, उसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ उल्टा प्रवशन, ठीक है। तो कोविड के बाद क्या हुआ है कि एक ऐसी कंडीशन देखने को मिली कि लोग शहरी क्षेत्रों से अपना जॉब छोड़ करके अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ वापस लौटे हैं। तो गांव में काम करने वाले लोगों की संख्या क्या हुई है, बढ़ गई है। इसलिए यहां पर क्या है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये परसेंटेज देखने को मिला है LFPR का वो ज्यादा है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। इतना पॉइंट याद रहेगा। मैंने आपको इसके पीछे का रीजन भी बताया ताकि आपको फैक्ट याद करने में इजी रहे, क्लियर हो। तो एटलीस्ट इस रिपोर्ट के संदर्भ में इतने आंकड़े आप लोग कहीं पर नोट कर लो, इतने आंकड़े आप लोग एक बार यहां पर याद कर लो, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर जो चीजें हम लोग को याद करनी है इस LFPR के बाद, रिपोर्ट का नाम क्या था, रिपोर्ट का नाम था PLFS। मैं बहुत क्लियर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रिपोर्ट का नाम था PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत आपने जो पहला आंकड़ा देखा वो LFPR का देखा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का आंकड़ा देखा। इसके बाद जो सेकंड आंकड़ा आप लोगों को यहां पर याद करना है वो आंकड़ा यहां पर आप लोगों का है किसका, ध्यान दीजिएगा, श्रम बल भागीदारी दर, ठीक है। श्रम बल भागीदारी दर नहीं, सॉरी, मैं इसको हम कहूंगा श्रमिक जनसंख्या अनुपात। ध्यान दीजिएगा आप लोग, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो यहां पर आंकड़ा दिया गया है वो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो के संदर्भ में दिया गया है। क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें सामान्य कंडीशन में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहते हैं किसको है, तो जितने लोग जनसंख्या के जितने लोग नियोजित होते हैं, कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयड होते हैं, उसको यहां पर हम लोग केवल काउंट करते हैं, ठीक है। तो नियोजित व्यक्तियों का जनसंख्या में जो कुल प्रतिशत होता है उसको हम लोग श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहते हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 वर्ष या उससे ज्यादा लोगों के मध्य जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है, वो यहां पर कितना दिया गया है, वो कह रहा है कि 58.2% है। ध्यान देना 58.2% है,
वहीं पर ये पुरुषों में 76.3 और महिलाओं में 40.3% का आंकड़ा आप लोगों को दिया गया है। इतनी बातें याद रहेंगी, एटलीस्ट एक बार समझने का प्रयास करो, ठीक है, कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या होता है। आपने इससे पहले एलएफपीआर देखा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड आंकड़ा यहां पर आप लोगों को दिया गया है वो दे रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के संदर्भ में। तो सर इतना सारा फैक्ट याद करा कैसे रहे हो आप, और कैसे कोई याद करेगा, हो जाती है याद। एक बार पहले समझने का काम करिए आप लोग, पहले इस चीज को समझोगे, याद अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है सभी उम्र के लोगों के लिए, सभी उम्र की बात कर रहा है, ध्यान रखना, सभी उम्र, 15 वर्ष से ज्यादा नहीं, नॉट ग्रेटर देन 15 की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात कर रहा है कि सभी उम्र के लोगों के लिए समान स्थिति में बेरोजगारी दर कितनी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर कितना है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम बात करें 2023-24 में पूरे भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 3.2% था, ठीक है, 3.2%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या है कि लेबर फोर्स में कितना प्रतिशत लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, ठीक है, बेरोजगारी का शिकार है। ध्यान देना, ये जो 3.2 का आप आंकड़ा देख रहे हो, यही आंकड़ा वर्ष 2022-23 में भी था, 2022-23 में भी था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट ऐसी बताती है कि 2017-18 के बाद से, 2017-18 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी देखने को नहीं मिली है, कमी देखने को नहीं मिली है, ऐसा पहली बार हो रहा है। पुरुषों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 है, महिलाओं में 3.1 है, यहां पर भी पुरुष जो है वो ज्यादा हावी है, ठीक है, बेरोजगारी के संदर्भ में भी। तो इस आंकड़े को भी याद करना। अब राज्यों के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स यहां पर दे रहा है, कह रहा है कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो गोवा में है। ये सर्वाधिक बेरोजगारी कहां पर है, गोवा में। भाई पता नहीं क्यों गोवा में, गोवा में तो मस्त आपका रेस्टोरेंट्स है, वहां पे बार है, वहां पर पूरा सिस्टम है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बट हो सकता हो इसीलिए बेरोजगारी को काउंट, क्योंकि उसको काउंट ना करते हो रोजगार के अंतर्गत, एक इनफॉर्मल सेक्टर बन जाता है ना, ठीक है। सर्वाधिक बेरोजगारी कहां पर है, गोवा में है, और सबसे कम बेरोजगारी कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है, 0.9%। पूर्व मामा के घर में जो है, ठीक है, पूर्व मामा नहीं मतलब मामा तो वहां पर नहीं रहे, मामा चले गए यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 0.9% सबसे कम बेरोजगारी है। यूपी में कितनी है, तो यूपी में जो राष्ट्र का औसत है, देश का जो औसत है उससे कम है, अर्थात यहाँ पर 3% बेरोजगारी दर्ज किया गया है। बिहार वाले भी ध्यान रखना, बिहार में भी 3% यहाँ पर बेरोजगारी की बात कही गई है। बहुत सारे आंकड़े हो गए, ठीक है, परेशान मत हो, जब हम लोग इस पूरे टॉपिक को लास्ट में रिवाइज करेंगे तो ये आंकड़े मैं आप लोगों को एक बार समराइज कर दूंगा, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक यहाँ पर कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि NABFID, इसको पढ़े क्या हम लोग, तो नाबफिड पढ़ सकते हैं, ठीक है, नाबफिड पढ़ सकते हैं, ठीक है क्या भाई ये नाबफिड, ठीक है। नाफिड का फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नेशनल बैंक फॉर, ठीक है, बी फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबफिड है फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करता है, कि एक ऐसा बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को फाइनेंस करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको क्या घोषित किया गया है, तो इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान घोषित किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछ सकता है कि हाल ही में नाबफिड मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि नाबफिड को अभी हाल ही में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PFI घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है, तो भाई कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी किया था, और रिपोर्ट के अंतर्गत जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा है कि RBI के परामर्श के पश्चात हमने नाबफिड को PFI के तौर पर रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, रजिस्टर किया। ये बात ध्यान रहेगी आप लोगों को। अब समझो कि नाबफिड है क्या, तो नाबफिड एक प्रकार का सार्वजनिक वित्तीय संस्थान तो घोषित हो ही चुका है। इससे पहले आपने एक टर्म पढ़ा होगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैं आपको एग्जांपल याद दिलाता हूं, आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। आप नाबार्ड के बारे में जानते हो, ठीक है, नाबार्ड के बारे में जानते हो आप। इससे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक का नाम आपने सुना हुआ है, आपने इससे पहले सिडबी का नाम सुना हुआ है, आपने इससे पहले एक्सिम बैंक का नाम सुना हुआ है। ये सब क्या है, आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इसी श्रेणी में आप लोगों का यहाँ पर अगला नाबफिड भी शामिल होता है, नाबफिड भी शामिल होता है। ध्यान देना, इन सारे टॉपिक से, इन सारे जो बैंक के प्रकार है, इन सारे बैंक के प्रकार से प्रीवियस ईयर में प्रश्न बनकर के आया हुआ है,
इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाबार्ड के बारे में ध्यान दो भाई। नाबार्ड जो है, अगर हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की जो स्थापना है, ठीक है, वो 1981 में एक अधिनियम आया था, 1981 में एक एक्ट लेकर के आया गया था, उसके माध्यम से इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहां पर है, मुंबई में। ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये प्रश्न प्रीवियसली पूछे गए हैं, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना 1981 एक्ट के अंतर्गत की गई है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक है। इसके बाद ध्यान दो भाई, ये जो नाबार्ड है आपका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। नाबार्ड की स्थापना के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम भी प्रीवियस में पूछा गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को ध्यान ना हो तो बता दे रहा हूं, शिवरमन कमेटी थी वो, ठीक है, शिवरमन कमेटी थी। उस कमेटी की सिफारिश के पश्चात नाबार्ड की स्थापना किया गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1981 में इसके लिए अधिनियम लेकर के आया गया था, एक्ट लेकर के आया गया था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बनाया गया है, ठीक है। इतनी बातें याद रहेंगी। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके लिए 1987 में एक अधिनियम आया था, और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर सबका याद करना पड़ेगा आप लोगों को, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडबी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है बहुत ज्यादा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, लखनऊ में ही लोकेटेड है, ठीक है। तो पहले तो नोट करो कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो लखनऊ में ही है। इसके लिए जो अधिनियम बनाया गया वो 1990 में बनाया गया था अधिनियम, और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। गवर्नमेंट और करीब 22 पब्लिक सेक्टर की और बैंक है, वो सब मिलकर के सिडबी को ओन करती हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, सिडबी जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, 1990 में इसके लिए एक अधिनियम लेकर के आया गया था, वित्त मंत्रालय के अधीन है सरकार, और 22 अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है, इसको ओन करती है। इतनी बातें याद रहेंगी। इसी प्रकार से देखो आप लोग, तो नाबफिड, जो नाबफिड अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो इसका हेडक्वार्टर में आप लोग क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर भी दे सकता हूँ कि नाफेड का हेडक्वार्टर आप लोग बताओ कि कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। हालांकि अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है, इस बात को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नाफिड के संदर्भ में जो अधिनियम लेकर के आया गया था वो वर्ष 2021 में लेकर के आया गया था, ठीक है। 2021 में इसके लिए अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था। तो देखो 2-3 प्रश्न पूछ सकता है कि जितने अभी आपने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखा इसके संदर्भ में 2-3 प्रश्न पूछ सकता है। पहला कि इनकी स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, दूसरा ये इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। और तीसरा, जैसे मानो अब ये नाफिड न्यूज में था, न्यूज में इसलिए कि भाई कि उसको हाल ही में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया गया है। तो एक स्टेटमेंट ये दे सकता है कि हाल ही में किस बैंक को हमने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर अधिसूचित किया है, तो उसमें नाफेड का आंसर आप लोगों को टिक करके आना पड़ेगा, ठीक है। नाफेड की स्थापना 2021 के अधिनियम के माध्यम से किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई आगे देखो, ये मैं शेयर कर दूंगा, ये वही जो अभी हम लोग पीएलएफएस वाली रिपोर्ट देख रहे थे उसी रिपोर्ट को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो अगला जो टॉपिक है दोस्तों आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फेस। तो सर ये फेस क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फेस है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर द कंज्यूमर एम्पावरमेंट। फिनटेक क्या होती है भाई, फिनटेक का मतलब देखो बहुत क्लियर होता है, मैं बहुत समझा दे रहा हूँ बहुत बेसिक तौर पर। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस, ठीक है, प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक, मतलब वित्तीय सिस्टम और तकनीक, इन दोनों का जो संयोजन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फिनटेक। फिनटेक का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बिजनेस, ठीक है, जो कि दैट यूजेस टेक टू इनहेंस द फाइनेंशियल सर्विस इन द कम्युनिटी, मतलब जो तकनीक का प्रयोग करके वित्तीय संसाधनों को, वित्तीय सेवाओं को लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा रहे हैं, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, ये सब कैसे एक प्रकार का फिनटेक का कॉन्सेप्ट है कि हम टेक्नोलॉजी का फाइनेंशियल सेक्टर में प्रयोग कर रहे हैं और उस सर्विस को हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हाल ही में क्या हुआ ना, आरबीआई ने फेस की स्थापना किया है, ठीक है, फेस की स्थापना नहीं, सॉरी, फेस को एसआरओएफटी के तौर पे रजिस्टर किया। ये क्या होता है भाई, ध्यान दीजिए। दरअसल फिनटेक सेक्टर में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की बहुत आवश्यकता थी, तो आरबीआई ने ये कहा कि भाई एक संस्थान बनाते हैं, उस संस्थान को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। तो फेस बनाया गया। फेस का फुल फॉर्म क्या है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए फिनटेक सेक्टर में हमने फेस की स्थापना किया, जो कि एक एसआरओएफटी है, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर है, ठीक है। फिनटेक सेक्टर में ये स्वनियामक संस्थान के तौर पर रजिस्टर
किया गया एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो याद रहेगा क्या है, फिनटेक करेगा क्या, तो फिनटेक जितने भी पॉलिसी मेकिंग के कॉन्सेप्ट है फिनटेक सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है, और जितने भी अन्य बिजनेस प्रोवाइडर है उन सब के मध्य में बातचीत करने का प्रयास करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जहां पर इस पूरे सिस्टम को हम लोग रेगुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। मानो प्रश्न पूछेगा हाल ही में, प्रश्न पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा फेस क्या है, FACE। तो FACE से ध्यान में रखना दो चीजें, कैपिटल F से फिनटेक ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है, और इस C से ध्यान रखोगे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के इंपावरमेंट के लिए फिनटेक सेक्टर में एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण किया गया, ठीक है। बातें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, ये टॉपिक है मौद्रिक नीति वक्तव्य, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर। अगर आप ध्यान दोगे तो इस पूरे टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट क्लास लिया हुआ है जहाँ पर मैंने आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है बहुत ही क्लियरली समझाया था, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में आपको ऐसे टर्म देखने को मिलेगा जो कि याद करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। ये सारे टर्म्स मैंने आप लोगों को एक क्लास में अतिरिक्त समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में वो क्लास आप लोगों को दिख जाएगी, तो जाकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये टॉपिक भी मैंने वहीं पर कवर करा दिया है। जो अगला यहाँ पर आप लोगों को डेवलपमेंट समझना है वो है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस एक संस्थान है जो कि जो बैंकर्स होते हैं, सेंट्रल बैंकर्स होते हैं, उनको कुछ कुछ रेटिंग प्रदान करती है, ठीक है। तो इस संस्थान के द्वारा भारत के जो गवर्नर शक्तिकांत दास जी, उनको दूसरी बार, लगातार दूसरी बार, ध्यान रखना, लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग प्रदान किया गया है। ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह शक्तिकांत दास जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा इनको लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग यहां पर दी गई है, ठीक है। इनके साथ साथ यहीं पर स्विट्जरलैंड और जॉर्डन, ठीक है, स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन और डेनमार्क की क्रिश्चियन केटल थॉमसन को भी यहां पर क्या किया गया है, A+ रेटिंग दी गई है। तो सर याद कैसे करें, याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो, डेनमार्क के जो व्यक्ति हैं, जो महानुभाव हैं, उन महानुभावों के नाम में अगर आप ध्यान दो तो थॉमसन शब्द आ रहा है, ठीक है, थॉमसन शब्द आ रहा है। वहीं पर स्विट्जरलैंड के जो व्यक्ति हैं उनके नाम में भी थॉमस शब्द यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को थॉमस शब्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डेनमार्क और स्विट्जरलैंड दोनों के नाम में थॉमस शब्द आ रहा है, आप ऐसे यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर पॉइंट है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अगला टॉपिक कह रहा है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ठीक है, लेंडिंग इंटरफेस की बात कर रहा है। अब देखो भाई, आपने इससे पहले एक टर्म पढ़ा हुआ है UPI, और ये है ULI, ठीक है, ULI। अब ULI क्या होता है भाई, ध्यान समझिएगा आप लोग। ULI से मतलब क्या है कि लेंडिंग इंटरफेस, ठीक है, मतलब लोन देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया जो कि यूनिफाइड है, ठीक है। तो UPI की सफलता के आधार पर हमने ULI कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप किया कि जो ऋणदाता है, ठीक है, और जो ऋण स्वीकृतियों में जो तेजी लाना, जैसे मानो आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आप चाहते हो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वहां पर वेरीफाई किया जाए, तो आपकी सहमति से ULI जो ऋण देने वाला व्यक्ति है उस तक आपके लैंड रिकॉर्ड अन्य जो भी डाटा है आपकी, ठीक है, उन डाटा की पहुंच उस व्यक्ति तक प्रदान करेगा ताकि आपको लोन अप्रूवल बहुत तेजी से यहां पर हो जाए, ठीक है। तो ULI ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु डिजाइन किया गया है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बहुत क्लियरली कह रहा है कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो है वो ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु डिजाइन किया गया है। इससे फायदा छोटे व्यवसायों और ग्रामीण उधारकर्ताओं को होगा कि उनको बहुत ही ईजी वे में, ठीक है, ईजी वे में क्या होगा, लोन की जो पहुंच है, जो ऋण की पहुंच है, ठीक है, वो उन तक बहुत ही ईजिली हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, कह रहा कि भारत की विदेशी ऋण, ठीक है, जो विदेशी ऋण है, ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट है, उसकी बात यहां पर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा कि विदेशी ऋण का तिमाही आंकड़ा यहां पर जारी किया गया जो कि मार्चान 2024 है, मतलब मार्च के अंत तक का एक यहां पर आंकड़ा जारी किया गया, ठीक है। आंकड़ा कहता क्या है, बात समझिएगा। आंकड़ा कहता है कि भारत ने मार्च 2024 में जो लोन लिया है, ठीक है, जितना भी बाह्य ऋण लिया है, ठीक है, विदेशी ऋण लिया है, वो पिछले वर्ष की तुलना में यहां पर क्या रहा है, ज्यादा रहा है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट ने क्या देगा कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार ने इस बार जो लोन लिया, बाह्य ऋण जो लिया, उसमें कमी देखने को मिली। ध्यान रखना, कमी नहीं देखने को मिली है बल्कि वृद्धि देखने को मिली है। कितना हो गया बढ़ करके, हो गया 663.8 बिलियन डॉलर। ये हमारा मार्च के अंत तक की एक रिपोर्ट है, ठीक है,
63.8 बिलियन डॉलर यहाँ पर भारत का बाह्य ऋण है। इस ऋण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस ऋण को अगर आप जीडीपी से रेशियो ले रहे हो, ठीक है, ध्यान देना, अगर आप इस ऋण का जीडीपी और एक्सटर्नल डेट का एक रेशियो निकाल रहे हो तो उस रेशियो के अंतर्गत भारत में मार्च के एंड में 2024 तक का जो बाह्य ऋण है, एक मिनट नॉइज आ रहा होगा आप लोगों को, मैं रुक गया हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो भारत में जो जीडीपी एवं विदेशी ऋण का जो अनुपात है वो 2024 में घटा है। देखो कुल विदेशी ऋण भारत में बढ़ा है, लेकिन विदेशी ऋण और जीडीपी का जो अनुपात है उस अनुपात में कमी देखने को मिली है। ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। विदेशी ऋण और जीडीपी के अनुपात में कमी देखने को मिली है, जबकि विदेशी ऋण में वृद्धि देखने को मिली है। 663.8 बिलियन डॉलर यहाँ पर विदेशी ऋण हो चुका है। याद नहीं भी करोगे फैक्ट को तो काम चलेगा, एटलीस्ट वो सिनेरियो ध्यान रखो कि घटा है कि बढ़ा है, ठीक है। अब ये पॉइंट याद करना कि विदेशी ऋण में जो सर्वाधिक हिस्सेदारी है वो अमेरिकी डॉलर की है, मतलब यूएसडी की भूमिका सबसे ज्यादा है। इसके बाद भारतीय रुपए में हमने विदेशी ऋण लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो जापानी येन है, ठीक है, जापानी येन है। तो एटलीस्ट इसमें आप ये याद करो कि नंबर 1 पर अमेरिकी डॉलर है। हमने जो भी विदेशी ऋण लिया उसमें सबसे अधिक भूमिका अमेरिकी डॉलर की है, ठीक है, अमेरिकी डॉलर की है, ये बात ध्यान रखना। विदेशी ऋण में भी बहुत प्रकार के ऋण होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत प्रकार के फैक्टर्स यहाँ पर शामिल होते हैं। तो विदेशी ऋण में जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो ऋण का है, वो लोन का है, ठीक है, ये बात हम लोग ध्यान से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला टॉपिक कह रहा है आप लोगों से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES की बात कर रहा है, मतलब पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये रिपोर्ट 2022-23 की है, जो कि पारिवारिक उपभोग व्यय मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। ये रिपोर्ट जारी कौन किया? सबसे पहले तो ये देखो, तो जारी करने वाला जो संस्थान उसका नाम क्या है? मॉस्पी। जितने भी ऐसे सांख्यिकी आंकड़े आएंगे ना आपके सामने वो मॉस्पी जारी करते हैं, या फिर कभी कभी नीति आयोग जारी करती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर मॉस्पी जारी कर रहा है। रिपोर्ट का नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 की रिपोर्ट है, ठीक है। ये रिपोर्ट प्रत्येक 5 वर्ष में जारी की जाती है। यहाँ पर आप जान दो एनएसएसओ का नाम दे रहा है, वही एनएसओ, ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एनएसएसओ के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका जो बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है, वो वर्ष 2011-12 यहाँ पर तय किया गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो एमपीसीई क्या है भाई? औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, मतलब मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात यहां पर की जा रही है कि मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में इतना है 3,773 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपए है। याद मत करना, ठीक है, याद बिल्कुल मत करना। बस इतना समझो कि ग्रामीण क्षेत्र में 4,000 के अराउंड है और शहरी क्षेत्र में 6500 रुपए के अराउंड है। इतना सफिशियंट है, ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। इसके अलावा कुछ याद नहीं कर रहा है तो परेशान मत होना यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या रहा है, प्रवाह पोर्टल। देखो क्या है ना, दरअसल मैगजीन्स में जो आंकड़े दिए जाते हैं वो आंकड़े आपको दे देता है भाई, ठीक है, पढ़ लो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम वो हाईलाइट करके बता दें कि इस मैगजीन से यहाँ पर क्वेश्चन बनकर के आया हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि एक व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है, माइंड कैपेसिटी कितनी है फैक्ट को याद कर पाने में। एटलीस्ट जब आप पहली रीडिंग कर रहे हो फैक्ट्स की, आप सारे फैक्ट्स याद नहीं कर पाओगे। तो जितने फैक्ट्स याद करा रहा हूँ उतने फैक्ट्स याद करो। रिवीजन जब मैं कराऊंगा इस पूरे टॉपिक्स का सब कुछ याद कराऊंगा, ठीक है। अब देखो प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल है क्या भाई? समझो आप लोग, फुल फॉर्म पहले तो इसका प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है किस चीज के लिए? एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो अगर किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा बिजनेस, ठीक है, किसी को भी अगर आरबीआई से किसी प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता है, किसी प्राधिकार, किसी लाइसेंस, किसी विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता है, तो वो प्रवाह पोर्टल के माध्यम से वो बहुत ही आसान तरीके से ले सकता है। प्रवाह पोर्टल क्या है? तो एक बहुत ही सेफ और सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है जहां पर
कोई व्यक्ति अथवा संस्थान आरबीआई से परमिशन या फिर अनुमोदन प्राप्त कर सकता है जो इसको वो लेना चाहता है। ठीक है, तो प्रभाव पोर्टल आरबीआई ने जारी किया हुआ है किस चीज के लिए, तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप का आप इसको मान लो क्लियर एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि यहाँ पर एप्लीकेशन, वैलिडेशन, ऑथराइजेशन तीनों काम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा इसी के साथ साथ दो और भी चीजें स्टार्ट किया गया। एक का नाम है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरे का नाम है फिनटेक रिपोजिटरी। ठीक है, ध्यान रखना बस आप लोग ये पॉइंट। प्रश्न मानो अगर पूछ दे कि हाल ही में फिनटेक रिपोजिटरी किसने जारी किया, भाई सिंपल सी बात है, आरबीआई ने ही जारी किया होगा। आपने से पहले देखा कि फेस को, ठीक है, फेस क्या था याद है, कंज्यूमर इंपावरमेंट फिनटेक सेक्टर में। ठीक है, और आरबीआई ने ये अप्रूवल दिया था किसके लिए, SROFT मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंशियल फिनटेक सेक्टर की बात यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, तो फेस याद है। इसी प्रकार से फिनटेक रिपोजिटरी का विनिर्माण आरबीआई ने किया हुआ है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन का विनिर्माण आरबीआई ने कराया हुआ है। तो ये दोनों इनिशिएटिव इसी की है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। अच्छा चलो, अब हम लोग बढ़ते आगे यहाँ पे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम बहुत ही सिंपल है। ये टॉपिक आपने इससे पहले कई बार पढ़ा होगा, एक बार फिर से देख लो। कह रहा है कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, DSIB की बात कर रहा है। ठीक है, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची, ये सूची जारी कौन करता है, तो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा वर्ष 2023 में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में, मतलब DSIB, ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की सूची में 3 बैंक शामिल किया गया है। एक का नाम SBI है, दूसरे का नाम HDFC है, और तीसरे का नाम क्या है भाई, ICICI है, ICICI है। ठीक है, SBI, HDFC, ICICI, ये तीनों बैंकों को हम एक ऐसा बैंक मानते हैं जो कि टू बिग टू फेल है। ठीक है, इसको TBTF भी कहा जाता है। These banks are called TBTF. What is TBTF? TBTF is a too big to fail. मतलब कि ऐसे बैंक जो कि बहुत बड़े हैं फेल होने के लिए, मतलब फेल नहीं हो सकते हैं वो बैंक। अगर वो फेल हुए तो पूरा घरेलू बैंक का सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अकाउंट या तो SBI में होगा, या तो HDFC में होगा, तो ICICI में होगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए इनको आरबीआई DSIB की सूची में शामिल करता है, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में शामिल करता है। इनको टू बिग टू फेल कहा जाता है, मतलब ये बहुत ही बड़े फेल होने के लिए। ठीक है, फेल नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रहेगा। पॉइंट आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति। ठीक है, इसका अंग्रेजी मत पूछना, क्योंकि अंग्रेजी कहीं मुझे मिला नहीं। मैंने गूगल सर्च किया, मैंने गवर्नमेंट का एक्ट जो पॉलिसी थी पॉलिसी देखी, पॉलिसी में भी इसी को बस रोमन में लिख दिया था। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन PRACHALN प्रचालन सुरक्षा नीति। ठीक है, तो अंग्रेजी मुझसे मत पूछना। अब समझो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी कहती क्या है, ये बहुत ही बातें सुनिश्चित करती है। सबसे पहले सुनिश्चित ये करती है कि अब ध्यान रखिएगा, अब प्रदेश में बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भरेगा। ठीक है, प्रदेश में बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भरेगा, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है इस पॉलिसी के अंतर्गत। प्लस इसके साथ साथ ड्रोन का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन होगा कहां पर, तो थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो 3 बात ध्यान रखना कि अब प्रदेश में बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भरेगा, पहली बात। दूसरी बात, ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य है, जो कि थाना स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बात है ना, कह रहा है हाँ देखो, ड्रोन नियम 2021 के अनुसार अस्थायी, ठीक है, रेड जोन घोषित करने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया। अस्थायी रेड जोन का मतलब क्या है, जैसे मानो किसी एरिया में, ठीक है, किसी एरिया में CM का दौरा है। ठीक है, तो अगर CM साहब आ रहे हैं तो उस पूरे जोन को रेड जोन हम घोषित कर देंगे तब तक के लिए, जब तक के लिए CM साहब वहां पर है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के माध्यम से जो ड्रोन एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है, ठीक है, रिसेंट टाइम में, क्योंकि इसका प्रयोग टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जा रहा है, इसका प्रयोग इलीगल प्रोडक्ट्स के डिलीवरी में भी किया जा रहा है, और इसका प्रयोग प्राइवेसी के हनन में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ड्रोन के लिए यूपी सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाया। ये पॉलिसी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि बताइए आप लोग कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 क्या कहती है। ठीक है, तो कुछ बातें ध्यान रखना कि भाई बिना अनुमति के ड्रोन नहीं भरेंगे उड़ान,
ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य रहेगा, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन थाना स्तर पर किया जाएगा, अस्थायी रेड जोन भी घोषित करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो भाई अगला प्रश्न ध्यान रखो। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम, ठीक, यूपीआई एटीएम की बात कर रहा है। अभी आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था यूएलआई, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। याद आ रहा है ना, लोन देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जहां से आपको लोन अप्रूवल लेने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपीआई एटीएम की, भारत के पहले यूपीआई एटीएम की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये घटना सितंबर 2023 की है। इसके बाद से भारत में बहुत सारे यूपीआई एटीएम स्थापित हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले किसने स्थापित किया, तो हिटाची, जापान की कंपनी है हिटाची लिमिटेड। ठीक है, हिटाची, हाँ, हिटाची लिमिटेड ने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, इंडिया फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम है जिसको मुंबई में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, हिटाची ये जो संस्थान है, इस संस्थान ने इस फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम को जो स्थापित किया है, ये एनपीसीआई के सहयोग से किया। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सहयोग से किया हुआ है। अगर हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक अधिनियम लेकर के आया गया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। इसी के माध्यम से एनपीसीआई की स्थापना किया गया था, और एनपीसीआई को आरबीआई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ये दोनों मिलकर के रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इन दोनों से एनपीसीआई की स्थापना किया गया। एनपीसीआई और हिटाची ने मिलकर के भारत के पहले फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम को स्टेब्लिश किया। इसमें कार्ड की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी, आप बस यूपीआई का अपना इस्तेमाल करके वहां से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पर एक टर्म और आ रहा है, अगर आप एक टर्म ध्यान दोगे, टर्म है कि व्हाइट लेबल एटीएम। कह रहा है कि जो हिटाची ने जो एटीएम स्थापित किया, ये व्हाइट लेबल एटीएम है। अब ये व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है भाई, देखो एटीएम को हम लोग कई प्रकार के कलर कोडिंग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो कलर कोडिंग एटलीस्ट आप लोग याद रखो, एक ब्राउन लेबल एटीएम और एक व्हाइट लेबल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम वो एटीएम्स होते हैं जिनकी स्थापना बैंक के द्वारा की जाती है, जैसे कि आप देखो तो एसबीआई का एटीएम, आप देखो एचडीएफसी का एटीएम, ठीक, आप देखो आईसीआईसीआई का एटीएम। तो ये क्या है, ये ब्राउन लेवल एटीएम है, इनकी स्थापना बैंक के द्वारा किया गया है। व्हाइट लेवल एटीएम वो होते हैं जिनकी स्थापना बैंक नहीं बल्कि एनबीएफसी करती है, जैसे कि हिटाची पेमेंट सर्विस लिमिटेड। अब इसने क्या किया, भारत के पहले व्हाइट लेवल एटीएम की स्थापना किया है। तो ऐसे कई सारे बैंक आपको देखने को मिले, एटीएम आपको देखने को मिलेगा जो कि बैंकों का नहीं होगा, किसी एनबीएफसी का होगा, तो उसको हम लोग व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। ठीक है, व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई अगला टॉपिक देखो। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट कौन जारी करता है ये बात हम याद करेंगे। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, जारी करने संस्थान का नाम है अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखना आप लोग ये कि अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 जारी किया जाता है। ठीक है, इसकी जो थीम थी, इस बार थीम क्या थी, सोशल आइडेंटिटीज एंड लेबर मार्केट आउटकम्स, मतलब सामाजिक पहचान और श्रम बाजार के परिणाम। इस थीम से हमने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं। ये वही आंकड़े जो आपने इससे पहले पीएलएफएस के संदर्भ में देखा था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंतर्गत जो आपने आंकड़े पढ़े हुए थे, उसी फैक्टर्स को यहाँ पर इसने शामिल किया, लेकिन इनके आंकड़े की वैल्यूज अलग अलग है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आंकड़े आप लोग मत याद करना, क्योंकि कंफ्यूजन में पड़ जाओगे आप लोग फिर से, क्योंकि सर पीएलएफएस में कुछ और तो यहाँ पर कुछ और है, ऑब्वियसली कुछ और है। ठीक है, याद मत करो, इग्नोर कर दो, बट कौन जारी करता है ये याद रखना, इसकी थीम क्या थी ये याद रखना। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे और जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट्स थे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हमको जो टॉपिक देखना है वो टॉपिक देखना है एग्रीकल्चर सेक्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इस पर आप लोग एकदम फोकस हो जाओ। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में जो भी हम यहाँ पर आंकड़ा याद करेंगे, जो भी आंकड़ा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वो आंकड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैं याद कराता भी चलूंगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखना है कि भारत में अभी रिसेंट में जो खरीफ, रबी और जायद, इनकी जो फसलें हैं, इनके उत्पादन का अंतिम अनुमान यहाँ पर जारी किया गया। इसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है भाई कि भारत में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन है, ठीक है, जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, पहली बात।
भारत में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो चावल का प्रोडक्शन है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो गेहूं का प्रोडक्शन है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। और यही रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो श्री अन्न है, ठीक है, मतलब मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज खा के हम लोग पतले हो जाएंगे, ठीक है, तो मोटे अनाज जो है उनके उत्पादन में भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। तो एटलीस्ट ये 3 पॉइंट याद करो कि कुल खाद्यान्न, चावल, गेहूं, श्री अन्न, इन चारों के प्रोडक्शन में भारत में वृद्धि देखने को मिली है। यही ये रिपोर्ट बताती है। बस इसमें आपको बस यही पॉइंट याद करना है, इसके अलावा कोई फैक्टर यहाँ पर मत देखो, किसी काम का कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो याद करना, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? अगला रिपोर्ट का नाम है कि बागवानी फसलों के लिए, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप से उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि उनके जो एरिया है और उनका जो प्रोडक्शन उसकी यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बागवानी फसलों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एरिया, ठीक है, बागवानी फसलें जिस एरिया में उत्पादित की जा रही हैं उसके एरिया में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वृद्धि हुआ है। जबकि हम जब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम जब उत्पादन की बात कर रहे हैं तो उत्पादन में कमी देखने को मिली है। मतलब कि बागवानी फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है लेकिन उत्पादन कम हुआ है। प्रोडक्शन में यहाँ पर क्या हुई है? कमी हुई है। ये भी एक फैक्टर नोट कर लेना, यहाँ पर बस यही याद करना है, इसके अलावा कोई याद करने का आंकड़ा नहीं है, ठीक है। सब अनावश्यक आंकड़े यहाँ पर दिए गए, ठीक है। अब टमाटर का प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, हाय टमाटर बड़े मजेदार, वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आलू का प्रोडक्शन कितना हुआ ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप याद कर ही नहीं सकते हो, कितने आंकड़े याद करोगे ऐसे, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ बस वो याद करो, आगे बढ़ो। अब देखो अगला, अगला नाम दे रहा है स्पाइसेट की बात कर रहा है, ठीक है, स्पाइसेट। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है? स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाला, डी मतलब डेवलपमेंट, लास्ट में जो डी ऐड किया गया उसका मतलब है डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्पाइसेट मतलब मसालों के क्षेत्र में कोई नया डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है भाई? फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव, बड़ा एटिवेटिव कर दिया, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर मतलब मसालों के क्षेत्र में सतत विकास की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। किस माध्यम से? तो इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, निर्यात में वृद्धि करके हम मसालों के क्षेत्र को स्थिर कर पाए, सतत कर पाए, इसके लिए स्पाइसेट के स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया है ध्यान दीजिएगा आप लोग? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है, इसके अंतर्गत एक आता है मसाला बोर्ड, ठीक है। मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलो जल्दी से बताओ आप लोग कि मसाला बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो मसाला बोर्ड जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा स्पाइसेट की स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि हम मसालों और मूल्यवर्धित मसालों उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करें, हम इंप्रूवमेंट करें। किस प्रकार से? तो हम इलायची का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और देश में कटाई के पश्चात जो मसालों की गुणवत्ता मेंटेन की जाती है, जो क्वालिटी मेंटेन की जाती है, उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। स्पाइसेट को हमने आने जो हमारा 2025-26 तक का समय है उस तक के लिए हमने इसको लागू किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा स्पाइसेट क्या है। तो स्पाइसेट स्पाइस सेक्टर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, ठीक है, जो कि स्पाइस बोर्ड, मसाला बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मसाला बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, ठीक है। तो इसके द्वारा स्पाइसेट को यहाँ पर स्टार्ट किया गया, बस इतनी बातें याद रखना। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट कह रहा है एग्रीश्योर फंड, ठीक है। एग्रीश्योर फंड क्या नाम है भाई? एग्रीश्योर मतलब एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस की बात यहाँ पर कर रहा है। तो भारत में खेती क्षेत्र में जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं उनमें फंडिंग करने के लिए इस एग्रीश्योर फंड को स्थापित किया गया है। ये जो पूरा फंड है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये पूरा फंड 750 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये पूरा फंड 750 करोड़ रुपए का है। सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड श्रेणी 2 के अंतर्गत एक ये कंबाइंड कैपिटल फंड स्थापित किया गया, ठीक है, 750 करोड़ रुपए का। इसमें 3 लोगों की भूमिका है, 3 संस्थानों की भूमिका है। भारत सरकार का 250 करोड़ रुपया है,
नाबार्ड का 250 करोड़ रुपया है, और इसके अलावा जितने भी अदर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनका 250 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो 250 मिलाकर के 750 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने का काम करेगा। जब ये एग्रीश्योर फंड को अभी हमने स्टेब्लिश किया, उसी समय हमने एक काम और यहाँ पर किया था जो कि इस मैगजीन में नहीं दिया गया है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि अभी हाल ही में, मतलब इसी के अंतर्गत एक एग्रीश्योर ग्रीनेथॉन, ठीक है, ग्रीनेथॉन अवार्ड भी घोषित किया गया। कहां पर? वही मुंबई में ही। ठीक है, तो मुंबई में ही हमने क्या किया है, एग्रीश्योर ग्रीनेथॉन अवार्ड भी घोषित किया। इस अवार्ड के अंतर्गत जो सबसे पहला स्टार्टअप जो यहाँ पर पुरस्कृत किया गया, उसका नाम है ग्रीन स्पेशियो। ठीक है, ग्रीन स्पेशियो। सेकंड यहाँ पर आप लोग नाम चाहो तो नोट कर सकते हो, कृषि क्रांति। कृषि क्रांति, ये सभी स्टार्टअप्स के नाम है जिनको पुरस्कृत किया गया है एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड के अंतर्गत। ठीक है, थर्ड पर आप देखोगे यहाँ पर तो एम्ब्रॉनिक्स, ठीक है, एम्ब्रॉनिक्स, इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग जो फर्स्ट रैंकिंग है उसका नाम ध्यान रखो, ग्रीन स्पेशियो। ग्रीन स्पेशियो को एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। याद रहेगा इतने पॉइंट्स। ठीक है, अब अगला देखो, अगला कह रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF। अभी आपने एग्रीश्योर फंड देखा था, अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात हो रही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में किया क्या गया अभी रिसेंट में किया गया एक्सपेंशन, एक विस्तार किया गया है। ठीक है, विस्तार कैसा किया गया भाई, तो कृषि अवसंरचना जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, जो हमारे FPOs हैं, ठीक है, जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनके साथ साथ किसानों को सामुदायिक सहायता प्रदान करने के लिए हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का निर्माण किया था। रिसेंट में इसमें विस्तार इस वजह से किया गया ताकि कुछ और पॉलिसीज को यहाँ पर शामिल किया सके। जैसे कि अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि अब इस फंड के माध्यम से हम व्यवहार कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण कर पाएंगे, वायबल फार्मिंग एसेट्स जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना, वायबल फार्मिंग एसेट्स जो होते हैं उसको भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत PM कुसुम घटक A, मतलब PM कुसुम जो स्कीम है, उस PM कुसुम स्कीम को भी AIF के अंतर्गत इंटीग्रेट कर दिया गया है, कंबाइंड कर दिया गया है। ये अपने में एक अच्छी बात है। प्रसंस्करण परियोजनाएं जितनी भी हैं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया, मतलब AIF का प्रयोग करके, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रयोग करके हम इन सब क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर सुनिश्चित किया गया। ठीक है, जो AIF है, ध्यान रखना, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। आपने इससे पहले एग्रीश्योर फंड देखा था। ठीक है, एग्रीश्योर फंड 750 करोड़ रुपए का था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सोचो कितने करोड़ रुपए का है, यह 1 लाख करोड़ रुपए का। यहाँ पे देखो दिया हुआ है 1 लाख करोड़ रुपए का। इसके स्टार्ट वर्ष 2020 में कर दिया गया था। ठीक है, घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था और शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। तो एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसमें हाल ही में विस्तार किया गया है, इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2020 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखा इतना पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा टफ पॉइंट्स मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, याद करा भी नहीं रहा हूँ। तो आई होप कि पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रहे। अब अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है MSP। ठीक है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहा है। देखो MSP जो है इसको CACP, ठीक है, CACP जो संस्थान है इसके द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। ध्यान रखना, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, सिफारिश करता है, ये लागू नहीं करता है। ठीक है, इसके सिफारिश के पश्चात जो CCEA है, जो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अप्रूवल, ठीक है, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, CCEA के द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है। तो सिफारिश कौन करेगा? सिफारिश करेगा CACP, अप्रूव कौन करेगा? CCEA करेगा। कितनी फसलों के लिए दिया जाता है? तो 22 फसलें प्लस 1, इसके लिए हम लोग MSP देते हैं। कहो सर ये 22 प्लस 1 क्या लिखा आपने? 22 फसलें कौन सी, पहले तो ये समझो। ठीक है, इसके अंतर्गत 14 रबी की फसलें शामिल हैं। ठीक है, और आपकी 6 खरीफ की फसलें यहाँ पर शामिल हैं, और 2 यहाँ पर आप लोगों की कॉमर्शियल फसलें शामिल हैं। तो 14, 6, 20, 2, 22। ठीक है, इन 22 फसलों के लिए हम MSP जारी करते हैं। इसके अलावा एक वक्त इसको हम कहते हैं शुगर की या फिर गन्ना। ठीक है, ठीक है, तो गन्ना के लिए हम लोग FRP जारी करते हैं,
फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जारी किया जाता है। याद रखेगा इतनी बातें, उचित और लाभकारी मूल्य उसको हम हिंदी में कहते हैं। तो 22 + 1 लिखने का मतलब ये होता है कि 22 MSP 1 FRP, ये इसका पूरा एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर निकल करके आता है। इस मैगजीन में दिया गया है खरीफ फसलों और रबी फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित किया गया रिसेंट ईयर के लिए, उसके आंकड़े दिए गए हैं। समझने का प्रयास करते हैं, कुछ आंकड़े यहाँ पर याद करेंगे, कुछ आंकड़े जितने इंपॉर्टेंट के वो समझने का प्रयास करें, ठीक है। देखो कह रहा कि धान जो कि खरीफ फसल है, ध्यान रखिएगा, खरीफ टोटल 14 फसलें थी, उन 14 फसलों का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो खरीफ के लिए जो हमारा एमएसपी है इस बार को 2300 रुपए, कितना रुपए है, 2300 रुपए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पर जो आप लोगों को याद करना हो, याद ये करना है कि सबसे ज्यादा जो एमएसपी है, ठीक है, वो है तिल की, ठीक है, सबसे अधिक जो एमएसपी है वो तिल की है, 9,267 रुपए। सबसे अधिक वृद्धि जो हुई है, ठीक है, वो हुई आप लोगों की नाइजर सीट के अंतर्गत, जिसको हम लोग राम तिल भी कहते हैं, ठीक है, राम तिल भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक एमएसपी में जो वृद्धि हुआ है मूल्य के अकॉर्डिंग, वो हुआ है आप लोगों का नाइजर सीड के अंतर्गत, करीब 983 रुपए यहाँ पर बढ़ा हुआ है। सबसे अधिक एमएसपी खरीफ फसलों के अंतर्गत तिल की है, धान की एमएसपी आप लोगों की यहाँ पर कितनी है, 2300 रुपए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर याद करना। इसके बाद देखो आप लोग तो इस पेज पर नहीं, अगले पेज पर आप लोगों को रबी फसलों का आंकड़ा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रबी फसलों में आप कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे कि जो गेहूं फसल है इसका जो एमएसपी है वो 2275 रुपए है, मतलब गेहूं का 2275 रुपया हो गया, और जो चावल था उसका 2300 रुपये हो गया, ठीक है। दो तो याद हो गए यहीं पर, ठीक है। अब अगर हम रबी फसलों के संदर्भ में बात करें तो रबी फसलों में सबसे ज्यादा जो एमएसपी है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा एमएसपी में कहूँ या सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि कहूँ, दोनों ही आपको मसूर के एमएसपी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वो 6 फसलें हैं जो रबी फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी जारी किया जाता है। इनमें मसूर की फसल के लिए सबसे अधिक एमएसपी और सबसे अधिक एमएसपी में वृद्धि भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एमएसपी का ये पूरा खेल यहाँ पर खत्म हो गया। अब एक आंकड़ा बचा हुआ है पशुपालन के संदर्भ में, ठीक है, मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023 की बात कर रहा है। जारी कौन करता है, तो मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, इसके द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी किया गया, और रिपोर्ट कुछ आंकड़े देती है, ठीक है। क्या आंकड़े याद करने लायक हैं, वही आंकड़े मैं याद कराऊंगा, बाकी अन्य आंकड़े बिल्कुल भी मत पढ़ना, किसी काम के नहीं, ठीक है। सबसे पहले आंकड़ा आप यहाँ पर याद करो कि अगर हम फाओ की बात करें, फाओ क्या मतलब, जो आप लोगों का यूएन का एक संस्थान है ना एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो फाओ के अकॉर्डिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है फाओ, इसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत क्या है, पहले स्थान पर था, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि दूध उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है पूरे विश्व में, नंबर 1 है, ठीक है। फाओ इस बात को यहाँ पर बताता है, मैं नहीं बता रहा, फाओ बता रहा है। फाओ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आंकड़ा और दिया गया फाओ के अकॉर्डिंग, ठीक है, आता हूँ क्या कौन सा आंकड़ा दिया गया है। फाओ के अकॉर्डिंग कुल मांस के उत्पादन में, ठीक है, मीट की प्रोडक्शन में भारत यहाँ पर 8वें स्थान पर शामिल है, 8th स्थान पर शामिल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बस ये 2 पॉइंट याद करो अभी फाओ के संदर्भ में, कि फाओ दुग्ध उत्पादन संदर्भ में भारत को नंबर 1 रैंकिंग देता है, और मीट के प्रोडक्शन में हम 8वें स्थान पर यहाँ पर शामिल है। अब देखो दूध के संदर्भ में वापस आते हैं, ठीक है। भारत में, ठीक है, भारत में अगर हम प्रति व्यक्ति भारत में अगर हम लोग दुग्ध उत्पादक राज्यों की बात करें, ठीक है, दुग्ध उत्पादक अगर राज्यों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर जो स्टेट शामिल है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। मतलब पूरे भारत में सबसे अधिक मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, यूपी में होता है। नंबर 2 पर कौन है, राजस्थान है, ठीक है। तो नंबर 1 पर यूपी, नंबर 2 पर राजस्थान, मिल्क के प्रोडक्शन की बात हो रही है। अब एक अगला फैक्ट यहाँ पर दे रहा है, फैक्ट क्या कह रहा है कि प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन, देखो दुग्ध उत्पादन एक अलग चीज है और प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन एक अलग चीज है, ठीक है, बात क्लियर है ना। प्रति व्यक्ति मतलब औसत हर व्यक्ति के पास कितना दूध उपलब्धता हो रही है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है उसमें से सबसे नंबर 1 पर राज्य है वो यूपी नहीं है, यूपी प्रोडक्शन में नंबर 1 था, ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता में जो पंजाब है वो नंबर 1 पर यहाँ पर शामिल होता है। राजस्थान की रैंकिंग बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, राजस्थान उसमें भी नंबर 2 पर था, यहाँ भी नंबर 2 पर विद्यमान है, ठीक है। तो बात क्लियर रहेगा। अरे सबसे अधिक पंजाब के लोग दूध, मलाई, मक्खन, घी खाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब वहां पर प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो ज्यादा है, ठीक है।
तो पंजाब में पर कैपिटा मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे अधिक हाईएस्ट है, उसके बाद राजस्थान आता है। लेकिन वहीं पर अगर हम मिल्क के प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पर ज्यादा है और राजस्थान नंबर 2 पर आता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर रहेंगी। अब देखो भाई, कह रहा कि अंडा उत्पादन के संदर्भ में, अंडा उत्पादन के संदर्भ में अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो नंबर 1 पर जो राज्य, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। बस यही याद करना, आगे आंकड़ा मत याद करना। ठीक है, तो अंडा और से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अंडा उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, मांस के संदर्भ में, ठीक है, मांस के संदर्भ में पूरे विश्व में भारत की रैंकिंग 8वीं है। अगर हम राज्यों के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा यूपी, जो हमारा प्यारा यूपी है ना, ठीक है, वो यूपी पूरे भारत में मांस के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है। ठीक है, मांस के प्रोडक्शन में, मीट के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है। ठीक है, मीट खाने वालों के मुंह में आ गया होगा पानी। ठीक है, महान लोग हैं मतलब। ठीक है, चलो देखो, तो मिल्क के प्रोडक्शन में, सॉरी मीट के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पर है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो यहाँ पर कह रहा है हम लोग को जो फैक्ट यहाँ पर याद करने हैं वो कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों की आज की पूरी क्लास थी। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले मैं आप लोग को रिवाइज कराऊंगा जितने हमने डॉक्यूमेंट्स और जितने हमने रिपोर्ट्स यहाँ पर देखी थी वो रिपोर्ट। ठीक है, पहली रिपोर्ट हमने देखी थी पीएलएफएस की, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो मॉस्पी के अंतर्गत एक शाखा, उसका नाम है एनएसओ। ठीक है, एनएसओ इस रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट बताती है कि जो हमारा एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो वो कितना है? 60.1%। देखो ये भी देखो क्या कह रहा है कि 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में जो एलएफपीआर है वो 60.1% है। ग्रामीण क्षेत्रों में 63.7% है, नगरीय क्षेत्रों में 52% है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा क्यों है? कारण क्या है? कारण यह है कि भाई हो सकता है कि कोविड के बाद से रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है, इस वजह से काम की तलाश या काम करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ गया है। ठीक है, एक सिंपल सा फैक्ट, ये बात ध्यान रखनी है। फिर हमने एलएफपीआर में देखा था कि भाई मेल और फीमेल में मेल का एलएफपीआर ज्यादा है, फीमेल का कम है, ग्रामीण क्षेत्र का ज्यादा है, अर्बन क्षेत्र का कम है। ये एक हमने आंकड़ा देखा था। फिर हमने एक आंकड़ा देखा जिसको हम कहते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या बताती है? बताती है कि भारत में वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो 58.2 है, जिसमें जो मेल है वो 76.3 और जो फीमेल है वो 40.3% का आंकड़ा यहाँ पर लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे भारत में 3.2% है, पुरुषों में 3.2 है, महिलाओं में 3.1 है। 2017-18 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी देखने को नहीं मिला। मतलब 2022-23 में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतनी ही थी जितनी अभी हमारे 2023-24 में है। मतलब इस बार ना तो कमी हुई ना तो वृद्धि हुई, बल्कि कांस्टेंट रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो एक प्रश्न ये पूछेगा, स्टेटमेंट ये बनाकर देगा एग्जाम में आप लोगों से कि बताइए कि भारत में 2022-23 के कंपेरिजन में 2023-24 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या हुआ है? वृद्धि, ठीक है, कमी, बराबर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, बराबर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा। ठीक है, पता चला सरकार के सपोर्टर का कहने अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है और सरकार के विरोधी कहने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। कुछ नहीं हुआ है भाई, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए कहा दिया गया कि नहीं भाई कांस्टेंट था, जाओ तुम ऐस कर जीवन में। ठीक है, अब देखो नाफेड की बात कर रहा है। नाफेड से पहले आपने यहाँ पर नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, एनएचबी, इन सारे बैंक के बारे में देखा था। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर, किस अधिनियम के अंतर्गत इनका निर्माण किया गया? नाफेड का निर्माण हमने देखा कि 2021 में किया गया था, 2021 के एक्ट के माध्यम से। और ये एक ऐसा बैंक है जिसको अभी रिसेंट में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का संज्ञा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर मुंबई में, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग फेस देख रहे थे। फेस क्या था? फिनटेक एसोसिएशन फॉर द कंज्यूमर एम्पावरमेंट। आरबीआई के द्वारा इसको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है, किसमें? फिनटेक सेक्टर में। ठीक है, एसआरओ एफटी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फेस क्या है, क्लियर हो गया। आपने इसके बाद देखा था कि भारत के जो गवर्नर है आरबीआई के, उनको दूसरी बार लगातार A+ रेटिंग दी गई है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, इनके साथ साथ डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के थॉमस नाम के व्यक्ति दोनों में शामिल और भी हैं। यूएलआई क्या है? तो एक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है। ठीक है, ऋणदाताओं तक और ऋण स्वीकृतियों के लिए पहुंच को इजी बनाने के लिए तो लॉन्च किया गया यूपीआई के पैटर्न में। ठीक है, विदेशी ऋण में हमने देखा कि पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी ऋण जो भारत में वो बढ़ा है, जबकि विदेशी ऋण का जो जीडीपी से रेशियो है वो रेशियो कम हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग, विदेशी ऋण का जीडीपी से जो रेशियो है वो रेशियो कम हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या है कि विदेशी ऋण में सबसे अधिक भूमिका यूएस डॉलर की है, फिर भारतीय रुपया आता है, फिर जापानी येन आता है। ठीक है, बाह्य ऋण में, विदेशी ऋण में, एक्सटर्नल डेब्ट में सबसे अधिक भूमिका डेब्ट की है, लोन की है। ठीक है, ये बता रखिएगा, बाह्य ऋण में सबसे अधिक भूमिका लोन की है। ठीक है, फिर हमने देखा कि मॉस्पी के द्वारा एनएसएसओ जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष में एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट का नाम है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इसके अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है
वो 3,773 रुपये, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपये है। ठीक है, 2011-12 यहाँ पर इसका बेस ईयर है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था। प्रभाव पोर्टल क्या है? तो प्रभाव पोर्टल आरबीआई के द्वारा एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जहाँ पर जो भी आपको लाइसेंस लेना है, जो अनुमोदन लेना है, वो आप आरबीआई से यहाँ पर ले सकते हैं। फिर डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक DSIB, टू बिग टू फेल, 3 बैंक शामिल हैं, SBI, HDFC, ICICI। याद रहेगा? देखो, ड्रोन के संदर्भ में सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई। यूपी सरकार ने कहा कि भाई ड्रोन जो है बिना अनुमति के आप नहीं उड़ा सकते हैं, आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, थाना स्तर पर पंजीकरण होगा। ये सारी बातें बताई गई। भारत का पहला UPI ATM जिसको कि हिटाची लिमिटेड और NPCI के द्वारा मिलकर के बनाया गया है, मुंबई में इसका निर्माण किया गया। ध्यान रखना, व्हाइट लेबल ATM है। व्हाइट लेबल ATM ऐसे ATM होते हैं जिनका निर्माण NBFC के द्वारा किया जाता है। ब्राउन लेबल ATM वो ATM होते हैं जिनका निर्माण बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था, याद रहेगा आप लोगों को। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, ये अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो थीम है वो थीम है सोशल आइडेंटिटीज एंड द लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक है, लेबर मार्केट आउटकम। ठीक है, क्लियर हो गया? हमने देखा कि भारत में जो फसलों का प्रोडक्शन हुआ उसमें कुल खाद्यान्न, चावल, गेहूं और स्ट्रियन, इन सब की प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को यहाँ पर मिली है। ठीक है, इसके अलावा बागवानी क्षेत्रों में जो एरिया है वो तो बढ़ा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, स्पाइसेड एक ऐसा संगठन है, एक जो कि स्पाइस बोर्ड द्वारा निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हम मसालों और जो मूल्यवर्धित मसाला है उनके निर्यात को फोकस कर पाए, प्लस साथ साथ में हम लोग इलायची का प्रोडक्शन भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। ठीक है, स्पाइस बोर्ड जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैंने आप लोगों से पूछा हुआ है, तो कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो, इस स्कीम को स्पाइसेट को 2025-26 तक के लिए हमने स्टार्ट किया है। मतलब जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, इसका जो सबसे लास्ट टाइम रहेगा, लास्ट टेन्योर रहेगा, तब तक के लिए हमारा ये स्पाइसेट स्कीम काम यहाँ पर करने वाली है। ठीक है, क्लियर है? एग्रीश्योर फंड 750 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक फंड देखा तो उसका नाम था AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, ये 1 लाख करोड़ रुपए का था। दोनों में अंतर बहुत क्लियर है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2020 में शुरू किया गया था। अभी रिसेंट में इसमें कुछ कुछ वृद्धि की गई है, जैसे PM कुसुम को इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। वाइएबल फार्मिंग एसेंट्स मतलब व्यवहारिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण को भी यहाँ पर परमिशन दी गई है। ठीक है, प्रसंस्करण परियोजनाओं को भी यहाँ पर परमिशन दी गई है। तो AIF ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा जो एग्रीश्योर फंड है उसमें 250 करोड़ रुपए सरकार का, 250 करोड़ नाबार्ड का है और 250 करोड़ आपका बैंकों, बीमा कंपनी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का यहाँ पर है। इसी के अंतर्गत एक एग्रीश्योर ग्रीनथन अवार्ड भी दिया गया, जिसमें ग्रीन शेपिया ग्रीनथन अवार्ड है, ग्रीनथन अवार्ड, तो ग्रीन शेपिया नाम की एक कंपनी को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो, MSP हमने देखा, तो MSP हमने देखा कि भाई धान का 2300 रुपये है, गेहूं का हमने देखा यहाँ पर 2275 रुपये है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रबी फसलों में MSP बढ़ी है वो मसूर की है, सबसे ज्यादा MSP BC की है, जबकि खरीफ फसलों में सबसे अधिक बढ़ी है आप लोगों की नाइजर सीड की है, रामतिल की है, लेकिन सबसे ज्यादा MSP किसकी है? तो तिल की है। ठीक है, ये 2 बातें हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, पशुपालन के संदर्भ में हमने कुछ आंकड़े आप लोगों को दिखाए। ठीक है, आई होप कि वो आंकड़े आप लोगों को यहाँ पर याद होंगे। ये आज की पूरी क्लास थी। ठीक है, देखो अब 2-3 बातें समझना। क्लास में फैक्ट्स भरे पड़े हुए हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी जानना ना भाई कि वो फैक्ट्स कितने ज़्यादा यहाँ पर भर दिया गया कि याद करना इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, लेकिन उन सारे फैक्ट्स में से केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट सेलेक्ट करना और उनकी रीडिंग करना के लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास जरूर देखिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, प्लस इस क्लास के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपना रिव्यू जरूर शेयर करो। बताओ कि पूरी क्लास कैसी लग रही है, क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में। ठीक है, हमारे साथ शेयर करिए, टीम रिप्लाई देने का प्रयास करेगी, टीम साथ साथ आप लोगों के साथ लाइव भी जुड़ेगी, तो आप लोगों को जो डाउट्स रहेंगे डाउट्स को हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, लेकिन फीडबैक में कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोगों से, वो प्लस अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है। ये 2 काम आप लोग पैरेलली करिए। हम लोग सेल्फलेसली मतलब एकदम निस्वार्थ भाव से भी आप लोग यहाँ पर एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज फ्री में चलाई जा रही है। इन सब के अतिरिक्त हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। कुछ जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट भी किया है वो बहुत ही एफोर्डेबल है। मतलब 99 रुपये का आपको सीसेट का कंबाइंड बैच दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 15 क्लासेज होंगी, सीसेट के सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे। प्लस आप देखो 99 रुपये में हम लोग करीब 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि सब अपने में सबसे बेस्ट है। मतलब वो 1000 क्वेश्चन इतने स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने बनवाया है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ, रुक जाइए। मेरे पास यहाँ पर है, ये रहा। अगर आप लोग देखोगे, देखो तो दिख रहा है कितने स्ट्रक्चर्ड वे में हमने इस पूरे क्वेश्चंस को बनाया हुआ है, कि अगर आप लोग फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप लोग उसको भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ पैरेलली चल रही हैं। आप लोग जुड़िए और जो भी समस्या है उसको शेयर करिए।
मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।